हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक पूरा डिस्कस हो गया है। फिफ्थ इज द एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी हैव फॉर्म्ड अ ड्रामेटिक क्लब फॉर देयर रिक्रिएशन। नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द एंड स्टेट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछी है और दोनों ही आंसर आप लोगों को देना है। अगर आप कोई एक भी देंगे, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो पहला पूछ रहा है कि तो एम्प्लॉय एबीसी कंपनी का उन्होंने फॉर्म किया है एक ड्रामेटिक क्लब फॉर देयर रिक्रिएशन के लिए। ठीक। और नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फॉर्म्ड किया है वो बताइए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंजॉयमेंट पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। एंड स्टेट वन ऑफ द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक फीचर्स बताइए ये जो ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई है, इसका एक फीचर्स लिखना है आपको। तो एक फीचर क्या हो गया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड ट्रेडिशंस। ये खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ये किसी के रूल को फॉलो नहीं करते। Question number 6 is what is prerequisites to selection? Which function of management ensure the right person at right job? अब बताइए क्या है प्रीरिक्विजिट्स टू सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले क्या होता है कंपनी में? तो रिक्रूटमेंट होता है। तो इसका तो आंसर हो गया रिक्रूटमेंट। देन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर द राइट पर्सन एट राइट जॉब। अब ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो ये बताता है कि राइट पर्सन राइट जॉब पर होना चाहिए? तो ये स्टाफिंग है। ठीक। अब इसको लिखना कैसे वो भी एक बार देख लीजिए। ये ना प्रीरिक्विजिट्स टू सिलेक्शन इज रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट की मीनिंग लिख दीजिएगा थोड़ी सी कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पीपल को इंड्यूस करता है कि अप्लाई करो आप जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब पीपल को कैसे पता चलता है, कैसे इंड्यूस होता है? पूरी जो मैनेजर होता है, मैनेजर क्या करता है, सारी चीज़ों को चेक करता है। कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में खाली है, फिर उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टीज़मेंट निकाला जाता है। फिर उसी एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, जो जो लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट में अप्लाई फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंड्यूस करता है पीपल को टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, मैनेजर ट्राई दैट मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब। और मैनेजर की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो चॉइस ज़्यादा मिलेगी मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स। ज़्यादा चॉइस होंगे तो बेटर कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। ठीक है। देन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर राइट पर्सन राइट जॉब पर हो, तो वो स्टाफिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th वन, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑफन रिफर टू एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड बाइंड ऑल अदर फंक्शंस। ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसको हम कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाइंड करके रखता है सारे अदर फंक्शन को। एंड जस्टिफाइड सिग्निफिकेंस इन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, और जो भी फंक्शन है उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस बताना है प्लानिंग के रेफरेंस में। ठीक है। तो पहले तो बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बाइंड करके रखता है सारे फंक्शन को, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग के रेफरेंस में? कोऑर्डिनेशन। आंसर क्या है? कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो सारे फंक्शन को बाइंड करके रखता है। ठीक है।
तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें विद रेफरेंस टू प्लानिंग, तो देखिए यहाँ पर जो है 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट जो है लिख सकते हैं अपने आंसर में। पहला हो गया कि कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट रियली अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये कोई अलग से कोई फंक्शन तो है नहीं मैनेजमेंट का, बट इन फैक्ट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एसेंस है मैनेजमेंट का। एग्जाम्पल, इट इज़ लाइक अ थ्रेड ऑफ गार्लैंड, फ्लावर्स ऑफ विच आर डिफरेंट मैनेजेरियल फंक्शन। ये एक फूल की माला की तरह है, और ये जो फूल है माला में, ये मैनेजेरियल फंक्शन है, अलग अलग मैनेजेरियल फंक्शन है। अब आप देखिए कि अगर फूल की माला में आप एक फूल भी निकाल देंगे तो सारी माला पूरी ख़राब हो जाएगी ना। तो वैसे ही अगर मैनेजेरियल फंक्शंस में अगर एक फंक्शन भी ख़राब हो गया तो सारे लोगों का मेहनत, सारे लोगों का काम बेकार हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरह काम करता है, जो सारे फंक्शंस को बाइंड करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी परफॉर्म्ड राइट फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज टू द कंट्रोलिंग स्टेज। ये प्लानिंग स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है और कंट्रोलिंग स्टेज तक जाता है, लास्ट तक जाता है। और अगर एब्सेंस है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, कोऑर्डिनेशन वीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जो रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी वीक होती है। सही से ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता है। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एक्टिवेट्स ईच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड मेक देम इफेक्टिव एंड पर्पसफुल। कोऑर्डिनेशन एक्टिवेट करता है सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, मोटिवेट करता है कि सब लोग सही से काम करें और इफ़ेक्टिवली काम करें एंड पर्पसफुल काम करें। जो उनको काम दिया गया है वो ही काम करें, ताकि आउटपुट जो है ज़्यादा जनरेट हो। देन सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें से ये जो है ना 1 और 2, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन इज़ डिमांड फॉर लेदर विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर लेदर पर्स एंड अदर लेदर आइटम इन द मार्केट। ये जो डिमांड फॉर लेदर है वो डिराइव्ड होती है, क्यों होती है कि क्यों हमें लेदर चाहिए, क्योंकि लेदर पर्स एंड अदर लेदर आइटम जो है मार्केट में है। अब लेदर पर्स बनेगा कैसे, लेदर से ही तो बनेगा, तो उसी की तो डिमांड करेंगे ना। देन बताना क्या है यहाँ पे, द अबव स्टेटमेंट ब्रिंग फोर्थ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये बता रही है, ये इसमें आपको ये बताना है कि ये किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रही है, को प्रोडक्ट की किस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद जब ये आप बता लेंगे तब आपको बताना है कि नेम द कैटेगरी एंड स्टेट 3 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। पहले तो कैटेगरी बताना है, उसके बाद उसकी 3 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है, उस प्रोडक्ट की 3 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है। तो ये जो बता रहा है ना, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। पहला तो ये हो गया, तो ये इसकी कैटेगरी हो गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। देन देखिए इसको लिखना कैसे, यहाँ पर इसका आंसर है द डिमांड फॉर लेदर विल डेफिनेटली बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ लेदर पर्स एंड अदर लेदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। कैटेगरी ऑफ गुड हेयर इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सब कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्शन मटेरियल की हो गई, रॉ मटेरियल। 3 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के हैं वो क्या है, पहला तो है लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बायर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। तो पहला तो आपको ये लिख देना है कि एज़ कम्पेयर टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बायर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है ये लिमिटेड होते हैं। जैसे कि हम शुगर केन ले लें, गन्ना ले लें, शुगर केन इज़ परचेज बाय फ्यू प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर, बट sugar which is a consumer product is purchased by crore of people in our country। शुगर केन तो कुछ ही लोग लेते हैं ना, लेकिन शुगर तो ये तो पूरे हर घर में कंजप्शन है इसका। तो इस तरीके से देखा गया तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की शॉर्टर चैनल लेवल होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा चैनल नहीं होता है, शॉर्टर चैनल होता है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ बायर होते हैं, तो सेल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी क्या होता है, जनरली मेड विद द हेल्प ऑफ शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। और वन लेवल चैनल भी यहाँ पर होता है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को दे के काम ख़त्म कर देते हैं। थर्ड वन इज़ जोग्राफिकल कंसंट्रेशन। geographic concentration, because of location of industries at certain points or region, market for industrial product are highly concentrated geographically। यहाँ पर geographically, अब देखिए आयरन स्टील जो है एक ही जगह पे बन रहा है,
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है लोकेशन जो होती है ना इंडस्ट्रीज़ को एक सर्टेन पॉइंट या रीजन पर ही होती है, और मार्केट जो होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की ये हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया कि एक जगह पे, एक ही लोकेशन पे, यहाँ पर ही सब फिक्स होंगे। ठीक, तो ये 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में से एक ही करना है, लेकिन चलिए ये वाला भी समझा देते हैं आप लोगों को कि पलक वेंट टू अ शॉप टू बाय हेयर ऑयल। पलक जो है शॉप पे गई हेयर ऑयल लेने। द शॉपकीपर फोर्स हर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ हेयर ऑयल। शॉपकीपर ने फोर्स किया पलक को कि आप यही वाला लीजिए, बजाज आमंड ड्रॉप ही लीजिए, जैसे फोर्स किया। तो फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ब्रांड्स, बहुत सारे अवेलेबल ब्रांड्स थे लेकिन पलक को फोर्स किया गया। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द विलिंगनेस ऑफ द पलक, पलक जो चाह रही थी उसको वो नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं कि आप यही वाला लीजिए। तो विच राइट ऑफ पलक एज अ कंज्यूमर हैज़ बीन वायोलेटेड एंड वेयर कैन शी फाइल अ केस अगेंस्ट द शॉपकीपर। कौन सा कंज्यूमर राइट उसका वायलेट किया गया और वो कहाँ पर केस फाइल करेगी। पहला तो ये हो गया। तो राइट टू चूज़ जो है ये वायलेट किया गया, वो उसको नहीं चूज़ करने का अधिकार नहीं मिला। देन नेम द 2 अदर राइट ऑफ द कंज्यूमर, और 2 और राइट बताना है। तो राइट टू सेफ्टी हो गया, राइट टू बी हर्ड हो गया, सब थे ना सारे राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर इसका ये है कि पलक हैज़ अ राइट टू सेलेक्ट हर ओन प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देन अंडर द राइट टू चूज़, अगर हम देखें राइट टू चूज़ में तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट, अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल थे मार्केट में एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, एंड कस्टमर हैव अ चांस टू चूज़ फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, और कस्टमर्स के पास राइट होता है चूज़ करने का। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। देन अदर राइट्स भी पूछ रहा है, तो राइट टू सेफ्टी या प्रोटेक्शन पहला राइट लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि राइट टू सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लिविंग के लिए, और राइट टू सेफ्टी मीन्स दैट राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू हेल्थ और लाइफ, जो हजार्डियस होते हैं हेल्थ और लाइफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू representation. Consumers should have the right to be informed about the quality, quantity, purity, standard and price of goods and services so as to make the right decision and protect themselves against abusive practices. कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर क्या हो गया, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसे सारी बातें इन्फॉर्म किया जाए, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में, सो एज टू वो राइट डिसीजन ले पाए एंड प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को अदर अब्यूसिव प्रैक्टिसेस से। 9 इज डेलीगेशन इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। By empowering the employees, the manager are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important matter. अगर जो मैनेजर है उसने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग काम अपॉइंट कर दिया तो मैनेजर को खुद अपने पास समय मिल जाता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, वो फ्री हो जाता है, वो आराम से कर लेता है इंपॉर्टेंट काम। देन सेकेंड पॉइंट इज़ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इससे होता क्या है, जो एम्प्लॉय है ना ऑर्गेनाइजेशन के वो भी डेवलप्ड हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड दिस में गिव राइज टू टैलेंट एबिलिटीज़ इन देम। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी एबिलिटीज़ जो है डेवलप हो जाती है एम्प्लॉयज़ में। थर्ड पॉइंट इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे एम्प्लॉय भी जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मोटिवेट फील करते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम भी पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमें भी इम्पॉर्टेंट काम मिल रहा है, हमें भी पूछा जा रहा है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प इन डेवलपिंग द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय, इट ऑल्सो हैज़ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। Delegation of authority help in the expansion of an organization by providing a ready workforce to take up leading position in new ventures.
तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ये हेल्प करता है एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ जाती है। बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स, यहाँ पर रेडीमेड वर्कफोर्स मिलते हैं, बने बनाए लोग मिलते हैं, उनको आप काम दे दो, तो टू टेक अप द लीडिंग पोजीशन इन अ न्यू वेंचर, न्यू बिजनेस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है टर्म्स का। पहला हो गया स्पैन ऑफ कंट्रोल, देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स की स्पैन ऑफ कंट्रोल की मीनिंग है, 2 मार्क्स की मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ऊपर मैनेजर है और उसके नीचे काम कर रहे हैं लोग, प्रोडक्शन अलग हो रहा है, अलग लोग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट अलग कर रहे हैं, फाइनेंस का काम अलग कर रहे हैं, तो 3 स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, ये जो है ना ये स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि कितने लोगों को मैनेजर एक पॉइंट पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन कंट्रोल और मैनेज। कितने लोगों को, कितने सबऑर्डिनेट को मैनेजर कंट्रोल कर रहा है या मैनेज कर रहा है। Area of activities and number of functions, people or things for which an individual or organization is responsible is called the span of कंट्रोल। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर है, देखिए मार्केटिंग असिस्टेंट है, उसके नीचे मार्केटिंग रिसर्चर है, देन टेली सेल्स सुपरवाइज़र है, कस्टमर केयर असिस्टेंट है। तो मार्केटिंग मैनेजर 4 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो 4 लोगों का स्पैन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है। स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ 4 पीपल अंडर मार्केटिंग मैनेजर। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है ये छोड़ दो बाकी सब कर लो, तो मैनेजर भी यही कर रहा होता है। पूरे काम में कुछ ही काम पे उसका फोकस होता है, बाकी काम को छोड़ देता है, बाकी काम को अलग अलग लोगों को डिवाइड कर देता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज़ अ स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व गाइडिंग या गिविंग द पीपल who work for you the authority to control their work और particular job या प्रोजेक्ट। जो भी पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको काम दे दो, अथॉरिटी दे दो कि आप ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दो। अनलेस देयर इज़ एन एक्सेप्शन दैट कॉज अ प्रॉब्लम, जब तक कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो जाए या कोई यूजुअल सिचुएशन ना अराइज हो जाए कि जहाँ पर मैनेजर की स्पेशली ज़रूरत हो, तब तक मैनेजर नहीं आता। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, in this all routine work is entirely the responsibility of more junior staff। ज़्यादातर जूनियर स्टाफ ही ध्यान से यहाँ पर काम करते हैं। अब इतने में हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एनी 4 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब 4 एक्सटर्नल सोर्स लिखना है आपको रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट मीन्स कि लोगों को, लोग आते हैं ना, जॉब अप्लाई करते हैं, भैया हमें नौकरी चाहिए, नौकरी दे दो। तो इसमें से आपको ये बताना है कि 4 एक्सटर्नल सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट के, कैसे लोगों को या कैंडिडेट्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। 4 सोर्स आपको लिखने हैं। पहला हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर होता क्या है, अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नोटिस इज पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द इंटरप्राइज specifying the details of the job available. Such information is usually displayed at a workshop, factory gate or the office। ऑफिस के बाहर टांग दिया जाता है, सॉरी ये जो फैक्ट्री गेट होता है ना उसके बाहर टांग दिया जाता है कि हमको इतने कैंडिडेट इस क्वालिफ़िकेशन के रिक्वायर्ड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, तो इसे हम कह रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देन कैजुअल कॉलर्स होते हैं। यहाँ पर होता क्या है, ये वो पर्सन होते हैं जो आइदर गैदर एट द फैक्ट्री गेट टू सर्व एज अ कैजुअल वर्कर। वो फैक्ट्री गेट पर जाते हैं कि सर मुझे काम चाहिए, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ। तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना CV जमा कर दीजिए, जब से रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो जब रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको कॉल करके बुला लिया जाता है। तो ये कैजुअल कॉलर्स हो गए, इस तरह से रिक्रूटमेंट होता है।
नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग द वैकेंसीज, पेपर में ऐड निकाल देते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट क्या करते हैं, उस ऐड को देखते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। देन वेब पब्लिशिंग, ये भी बहुत पॉपुलर है, जैसे naukri.com है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने लोग हैं, वो जितने कैंडिडेट हैं, वो अपनी रिज्यूमे जो है यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। और naukri.com में जो भी एम्प्लॉयर होता है, जिसको जिस भी टाइप के लोग चाहिए होते हैं, वो naukri.com में बता देता है कि हमको इतने एम्प्लॉय चाहिए, इस टाइप के चाहिए, तो ये लोग जो है प्रोवाइड करवा देते हैं, वेब पब्लिशिंग वाले। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है कि अ रिप्यूटेड पब्लिशिंग कंपनी इज़ प्लानिंग टू ओपन अ न्यू शोरूम इन सम बिग सिटीज़ इन नॉर्थ इंडिया। एक रिप्यूटेड पब्लिशिंग कंपनी है, वो प्लान कर रही है कि हम लोग एक नया शोरूम खोलेंगे बड़े शहर में, नॉर्थ इंडिया में। और कंपनी विशेज़ टू इनवाइट सेलिब्रिटी नोवेल्टीज़ टू इनोग्रेट देयर न्यू आउटलेट। और कंपनी ने की इच्छा ये है कि हम लोग सेलिब्रिटी को बुलाएंगे जब अपना ओपन करेंगे। ठीक है। देन इट ऑल्सो plan to invite other celebrities from the literary world and make new book release before August। और ये अगस्त से पहले बुक रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं। देन इंट्रोडक्टरी ऑफर विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस रिडक्शन, लिमिटेड एडिशन ऑफ ऑटोग्राफ्ड कॉपीज़ एंड डिस्काउंट कूपन। इंट्रोडक्टरी ऑफ़र, ये किस तरह का ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे? ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे प्राइस रिडक्शन का, प्राइस कम में बेचेंगे स्टार्टिंग में। लिमिटेड एडिशन ऑफ ऑटोग्राफ्ड कॉपीज़, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी ऑटोग्राफ कॉपी को लिमिटेड एडिशन में निकालेंगे और वो भी देंगे, और डिस्काउंट कूपन्स भी देंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल अडॉप्टेड बाय द कंपनी। कंपनी कौन सा टूल अडॉप्ट कर रही है? आइडेंटिफाई करिए प्रमोशनल टूल अडॉप्टेड बाय द कंपनी। कंपनी जो अडॉप्ट कर रही है प्रमोशनल टूल। तो जब भी ये डिस्काउंट कूपन या रिडक्शन इन प्राइस या लिमिटेड एडिशन ऑफ ऑटोग्राफ्ड कॉपीज़ इस तरीके का हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये सेल्स प्रमोशन का टूल है। कंपनी अडॉप्ट कर रही है सेल्स प्रमोशन। देन इन व्हाट वे डू प्रमोशनल टूल अडॉप्टेड बाय द कंज्यूमर जनरेट सेल्स। अब किस तरीके से ये जो सेल्स प्रमोशन का टूल है सेल्स को जनरेट करेगा, सेल्स को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ये, द प्रमोशनल टूल अडॉप्टेड बाय द कंपनी आर पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। ये दो टूल कंपनी ने अडॉप्ट किया और फिर किस तरह से ये सेल्स को इंक्रीज़ करेगा, इसका आंसर लिखना है। तो ये है प्रमोशनल टूल अडॉप्टेड बाय द कंपनी हैव हेल्प टू जनरेट सेल एज। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स प्रमोशन एक्टिवेट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल। ये अट्रैक्ट करेगा अटेंशन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव इनकरेजिंग इमीडिएट सेल्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को, इससे क्या होगा, इमीडिएट सेल बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे अभी ले लो, नहीं तो फिर डिस्काउंट मिलेगा नहीं, सेल्स बढ़ी ना। नेक्स्ट पॉइंट, सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट। एनर्जी आ जाएगी प्रमोशनल एफर्ट में। जब इस तरीके का काम किया जाता है तो प्रमोशनल एनर्जी आ जाती है, सेल्स और इंक्रीज़ हो जाती है। तो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन टू सप्लीमेंट द पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स यूज्ड बाय द फर्म एंड ऐड टू ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रमोशनल एफर्ट ऑफ द फर्म। इससे पूरी प्रमोशनल एफर्ट भी जो है फर्म की इंक्रीज़ हो जाएगी, दस इंक्रीजिंग द सेल्स। थर्ड पॉइंट इज पब्लिसिटी मैसेज इज़ मोर लाइकली टू बी रीड, व्यूड, हर्ड एंड रिएक्टेड बाय द ऑडियंस। ये जो पब्लिसिटी होती है ना, ये ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। देन इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी एज इट इज़ गिवन बाय द थर्ड पार्टी। अब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है तो इसकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी होती है, एंड देयरफॉर इट कैन रीच इवन टू दोज पीपल हु अदरवाइज मे नॉट पे अटेंशन। और ये उन लोगों तक भी पहुँचेगा जो अटेंशन नहीं देते टू पेड कम्युनिकेशन से को। तो 10 जनरेट मोर सेल्स। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट हो जाएगी। तो ये हो गया आप लोग का पेपर कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।